गरीब काली प्रेग्नेंट बहू की कांवड़ यात्रा। रजत ने अपनी मर्जी से काजल नाम की काली लड़की से शादी करी थी। शादी को 4 साल हो गए थे, पर इन 4 साल में 3 बार काजल का बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही खत्म हो चुका था। पर इस बार काजल फिर से प्रेग्नेंट होती है और ऐसे समय में एक दिन रजत का कार एक्सीडेंट हो जाता है और इस एक्सीडेंट की वजह से रजत अपाहिज हो जाता है। इसी बात का फायदा उसकी मां कमला और भाभी चेतना उठाती हैं। ऐसे ही एक दिन जब काजल खाना बना रही होती है। अभी तक खाना नहीं बना, अगर नहीं बना है तो ध्यान से बनाना, अपनी तरह रोटी जला मत देना। पर दीदी आज मैं रोटी सिर्फ रजत जी के लिए बना रही हूँ और वैसे भी माँ जी ने पुलाव बनाने के लिए बोला था। ज्यादा बहाने मत बना, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ तू गर्भवती है और तुझसे रोटी नहीं बनाई जाती, इसलिए तू नाटक कर रही है। पर मेरी बात कान खोल कर, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुझसे और तेरे बच्चे से, तुम जियो या मरो समझी, इसलिए चुपचाप मेरे लिए रोटियां बना। पर दीदी सबके लिए खाना बन चुका है, मैं बस खाना लगाने ही वाली थी। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी बात काटे। भूल मत तेरा पति अपाहिज है, वो कुछ नहीं करता। ये घर मेरे पति के पैसों से चलता है, इसलिए अब तो डिसाइड नहीं करेगी कि मैं क्या खाऊंगी और क्या नहीं। चुपचाप से मेरे लिए रोटियां सेक। पर दीदी रजत जी की दवाइयों का टाइम हो रहा है, आप प्लीज आज पुलाव खा लीजिए, मैं कल से पक्का आपसे पूछ कर खाना बनाऊंगी। काजल अपनी जेठानी के सामने बार बार विनती करती है कि वो उसे रजत को दवाई खिलाने के लिए जाने दे, पर चेतना उसे रसोई से बाहर नहीं जाने देती और अपना ऑर्डर देकर चली जाती है। जिसके बाद काजल जल्दी से चेतना के लिए रोटियां बनाती है और सभी घर वालों को खाना देकर रजत के लिए खाना लेकर उसके पास जाती है और अपने पति को खाना खिलाते हुए रोने लगती है। क्या हुआ काजल, तुम क्यों रो रही हो? क्या फिर से किसी ने तुम्हारे रंग का मजाक बनाया? नहीं रजत जी, अब तो आदत सी हो गई है ये सब सुनने की। तो फिर क्या वजह है जो तुम्हारी आंखों में आंसू हैं काजल? कुछ नहीं रजत जी, बस ये दुख के आंसू हैं। पता नहीं भगवान हमारा दुख कब खत्म करेंगे। काजल परेशान मत हो, मैं बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगा और एक बार फिर तुम्हारे लिए खड़ा होगा और सभी घर वालों से लड़ूंगा और उन्हें उनकी सही जगह दिखाऊंगा। रजत अपाहिज था, पर फिर भी वो अपनी बीवी का सहारा बना हुआ था। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब काजल घर में पोछा लगा रही थी तो जानबूझकर कमला और चेतना गंदे पैर लेकर घर में आ जाते हैं और पूरे घर का सामान फैला देती हैं। दीदी, माँ जी, मैंने अभी अभी पोछा लगाया था और आप बिना चप्पल उतारे घर में आ गई। देख रही है बड़ी बहू कैसे ये काली कलूटी हमसे जुबान चला रही है। महारानी बोल तो ऐसे रही है जैसे कि ये घर इसी का है। माँ जी, लगता है ये कलूटी अपनी असली औकात भूल गई है, हमें इसकी असली औकात याद दिलानी चाहिए। इतना बोलकर चेतना अपनी देवरानी के बाल पकड़ लेती है और उसकी सास उसका हाथ मोड़कर उसे धमकी देती है। ये घर मेरा है और ये घर मेरे बड़े बेटे की कमाई से चलता है। जब तक तेरे पति ने पैसे दिए तुझे घर में ऐशो आराम मिला, पर अब तू और तेरा पति हमारे लिए बोझ है। शुक्र मना कि मेरे बड़े बेटे के कहने पर हम तुझे और तेरे अपाहिज पति को इस घर में रहने दे रहे हैं, वरना हम दोनों कब का धक्के मारकर निकाल चुके होते तुझे। और एक बात हमेशा याद रखियो, तू इस घर की नौकरानी है। अगर तूने अब कभी अपना मुंह खोला तो तुझे और तेरे पति को वो हाल करेंगे जो तूने सपने में भी नहीं सोचा होगा। चेतना और कमला काजल को धमका कर वहां से चली जाती हैं और बेचारी काजल फर्श पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। समय यूं ही गुजरता है और देखते ही देखते सावन का महीना आ जाता है। सावन के इस पवित्र महीने में सभी लोग अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए कांवड़ लेकर निकलते हैं। ये देख काजल अपने पति से कहती है, रजत जी, सावन का महीना बहुत ही पवित्र होता है। इस महीने में हर व्यक्ति अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए कांवड़ यात्रा करता है। मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं भी इस बार जल लेकर शिव जी के पास जाऊं। क्या पता हमारी सारी परेशानी शिव जी हल कर दे। काजल, मैं चाहता हूँ कि तुम गंगा जल लेकर शिव जी के पास जाओ, पर तुम गर्भवती हो। क्या तुम ऐसी हालत में जा पाओगी? अगर हमारे बच्चे को कुछ हो गया तो फिर मैं क्या करूँ रजत जी, अब आप ही कुछ बताइए। इतना बोलकर एक बार फिर काजल रोने लगती है, क्योंकि वो भी अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए हरिद्वार जाकर शिवजी को जल चढ़ाना चाहती थी, पर वो शिवजी को जल नहीं चढ़ा पा रही थी, जिस वजह से काजल अंदर ही अंदर टूटने लगती है। पर रजत उसे दुखी नहीं देख पाता और उससे कहता है, काजल, तुम दुखी क्यों हो रही हो? शिवजी को जल चढ़ाने के लिए जाना चाहती हो ना, तो जाओ। अब भगवान शिवजी खुद तुम्हारी और हमारे होने वाले बच्चे की मदद करेंगे। और जब भगवान शिव खुद अपने भक्त के साथ होते हैं तो मैं कौन होता हूं तुम्हें रोकने वाला। रजत के कहने पर काजल हाथों में जल लेकर कांवड़ियों के साथ निकलने लगती है।
पर जैसे ही इस बारे में चेतना और कमला को पता चलता है तो वो लोग काजल को रोक लेते हैं और घर के दरवाजे बंद कर देते हैं। देख रही हैं माँ जी आप, कैसे ये काली कलूटी हीरोइन बनकर हाथों में लोटा लिए नई साड़ी पहनकर घूमने जा रही है। क्यों रे कलूटी, हमारे होते हुए तुझे क्या लगता है तू छम्मक चल्लो बनकर घर से चली जाएगी? प्लीज माँ जी मुझे सबके साथ जाने दीजिए, नहीं तो सब चले जाएंगे। यही तो हम चाहते हैं, पर तुझे जाना है तो तू ये नई साड़ी मुझे देकर जा सकती है। काजल किसी भी हाल में जल लेकर शिवजी को चढ़ाने के लिए जाना चाहती थी, इसलिए वो अपनी सास की सारी शर्त मानकर अकेले ही फटी साड़ी पहनकर हाथों में जल से भरा लोटा लेकर निकल जाती है। और कमला और चेतना को काजल का यह साहस बर्दाश्त नहीं होता और काजल के घर से निकलते ही कमला कुछ गुंडों को फोन कर देती है और उन्हें काजल और उसके होने वाले बच्चे को खत्म करने की सुपारी देती है। बड़ी मुश्किल से मौका मिला है, फोटो और पैसे मैं तुम्हें तुम्हारे नंबर पर भेज दूंगी, पर याद रखना वो और उसका बच्चा बचना नहीं चाहिए। अरे फिक्र मत करो मैडम, आपका काम हो जाएगा। वो लड़की बहुत जल्द इस दुनिया से गायब हो जाएगी। इस तरह कमला अपनी बहू के पीछे गुंडे लगवा देती है, पर कहते हैं ना, जिसके सिर पर ऊपर वाले का हाथ होता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। काजल अकेली ही यात्रा कर रही थी, इसलिए वो रास्ते में मिलने वाले हर व्यक्ति से रास्ता पूछती है। बाबा, मैं गर्भवती हूँ और पहली बार जल लेकर हरिद्वार शिव जी को चढ़ाने जा रहे हैं, क्या आप मुझे आगे का रास्ता बता सकते हैं? अरे बेटा, ये कांवड़ियों का शिविर लगा है, हम यहाँ आराम कर रहे हैं, तुम भी थोड़ी देर आराम कर लो, उसके साथ हमारे साथ ही चलना, हम भी वहीं जा रहे हैं। इस तरह काजल को कांवड़ियों का सहारा मिल जाता है, जिस वजह से वे गुंडे काजल का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। अरे अब इसे कैसे खत्म करें, ये तो इतने बड़े कांवड़ियों के ग्रुप में शामिल हो गई। अरे बिड़ू, मैं तो बोलता हूँ यहाँ से कल्टी हो जाते हैं, वैसे भी अपन लोगों को पैसा तो मिल ही चुका है ना। कांवड़ियों का साथ मिलने की वजह से गुंडे उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते और वो वहां से चले जाते हैं। अब काजल कांवड़ियों के साथ हरिद्वार पहुंचती है और वहां जाकर शिवजी को जल चढ़ाकर अपने घर के लिए वापस निकल जाती है और सही सलामत अपने घर पहुंचती है। काजल को सही सलामत देखकर कमला और चेतना के होश उड़ जाते हैं और वो दोनों गुंडे को फोन करती है, पर वे गुंडे उसका फोन नहीं उठाते, जिसके बाद खुद कमला और चेतना काजल को नुकसान पहुंचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। ओह, तो तू जिंदा वापस आ गई, पर अब तू और तेरा बच्चा ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेगा। ये आप दोनों को क्या हो गया है? आप दोनों ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ तो हमें भी नहीं आ रहा, उन नालायक गुंडों ने तुझे मारा क्यों नहीं? तेरे पीछे हमने गुंडे लगवाए थे, फिर तू वहां से जिंदा कैसे आ गई? काजल को सही सलामत देख चेतना और कमला बौखला जाती हैं और दोनों सास बहू मिलकर काजल का गला दबाने लगते हैं। काजल जोर जोर से चिल्लाती है। काजल की आवाज सुनकर रजत अपनी व्हीलचेयर लेकर बाहर आता है, जहां वो देखता है कि उसकी माँ और भाभी काजल का गला दबा रहे हैं। रजत व्हीलचेयर पर बैठे बैठे अपनी बीवी को बचाने की कोशिश करता है। माँ, भाभी छोड़ो काजल को, मैंने कहा छोड़ो। इतना बोलकर रजत अचानक से व्हीलचेयर से उठ खड़ा होता है और अपनी माँ और भाभी को जोर से धक्का देता है, जिस वजह से वो दोनों नीचे गिर जाती हैं और अचानक से उनके मुंह हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं। यह देखकर काजल बहुत ज्यादा डर जाती है और रजत के गले लगकर उससे कहती है, रजत जी आप ठीक हो गए, मेरी कांवड़ यात्रा सफल हुई, पर रजत जी, माँ जी और जेठानी जी को क्या हो रहा है? काजल, ये तुम्हारे अच्छे कर्मों का नतीजा है जो मैं ठीक हो गया, और ये इनके बुरे कर्मों का नतीजा है जो इन्हें लकवा मार गया। बेटा, हमें माफ कर दे, प्लीज देव जी, हमें डॉक्टर के पास ले चलो। आप लोगों ने तो दुश्मन से भी बदतर सलूक किया था हमारे साथ, पर मैं आप जैसा नहीं हूं, मेरे अंदर अब भी इंसानियत जिंदा है। इतना बोलकर रजत दोनों को अस्पताल ले जाता है, जहां उनका इलाज चलता है, और इस तरह कमला और चेतना को उसके किए की सजा भगवान खुद देते हैं। और आने वाले कुछ दिनों बाद काजल एक बहुत ही प्यारे से बच्चे को जन्म देती है और इस तरह काजल की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं।